गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी में यूपी के कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। कहा जाता है कि गुप्त में कई एक प्रतापी शासक हुए, जैसे श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच जैसे महान शासक हुए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शासक जिसने कभी भी हार का सामना नहीं किया और उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जी हाँ, समुद्रगुप्त, जिनका शासनकाल 350 एडी से 375 एडी तक रहा। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी उसके अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है, जिसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की। और ये कहा जाता है कि गुप्त वंश के ये सबसे शक्तिशाली एवं महान शासक थे और इन्हीं के समय गुप्त वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौलित्र तथा प्रथम प्रथव्य कहा गया। चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय गुप्तों की सत्ता बिहार एवं पूर्वी यूपी के छोटे से भाग तक ही सीमित थी, किंतु समुद्रगुप्त जैसे महत्वाकांक्षी सम्राट ने दिग्विजय की नीति अपनाई तथा एक बृहद साम्राज्य की स्थापना की। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, उत्तरापथ की विजय, आर्यावर्त की विजय। प्रथम चरण में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में 3 शक्तियों को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के अभियान के पश्चात उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा, जिसे उत्तरापथ का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों की विजय प्राप्त की और इस प्रकार समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों को विजित किया। उत्तरापथ की विजय के लिए समुद्रगुप्त ने प्रसवोधरण की नीति अपनाई, अर्थात इन राज्यों को बलपूर्वक अपने राज्य में मिला लिया। दूसरा, दक्षिणापथ की विजय। एक दूसरे चरण में समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों को विभाजित किया तथा इन राज्यों के विरुद्ध ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। ग्रहण अर्थात शत्रु पर अधिकार करना, और मोक्ष यानी शत्रु को मुक्त करना, और अनुग्रह मतलब होता है शत्रुओं को उसका राज्य लौटाना, यानी कि शत्रुओं को जीतकर उनका राज्य वापस लौटा दिया गया। तीसरा, आठविक राज्यों की विजय। तीसरे चरण में समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों को विजय तथा उनके विरुद्ध परिचारिकृत की नीति अपनाई, अर्थात इन राज्यों को अपना सेवक बना लिया। चौथा, समीपवर्ती राज्यों की विलय। चौथे चरण में समुद्रगुप्त ने उत्तर व पूर्वी सीमाओं पर स्थित 5 राज्यों की विजय किया तथा इन राज्यों के विरुद्ध सर्व कर धनाज्ञाकरण प्राणागमन की नीति अपनाई, अर्थात ये राज्य समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उसे प्रणाम करने के लिए राजधानी में उपस्थित होते थे। 5वां, विदेशी राज्यों की विजय। 5वें चरण में समुद्रगुप्त ने 5 विदेशी राज्यों कुषाण, शक, मारुंड, सिंघन द्वीप तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के सर्वद्वीप को जीत लिया। इन राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने आत्मनिवेदन तथा कन्याओपदायन की नीति अपनाई, अर्थात राज्य स्वयं को सम्राट की सेवा में उपस्थित करते थे तथा अपनी कन्याओं का दान देते थे। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, साथ ही श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किंतु समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति नेपोलियन से भी श्रेष्ठ थी, क्योंकि नेपोलियन की नीति से उसका पतन हो गया, वहीं समुद्रगुप्त की नीति से उसके यश एवं कीर्ति में वृद्धि हुई। यदि ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।